वीडियो आ रहा है? ऑडियो? ओके फाइन। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे आपका लेक्चर को छोड़ दिया था यूनिट वेक्टर में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको डील कर रहा था कि देखिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, पहला पॉइंट, बट उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। उसको मैं बताया था कि कैसे क्यों यूनिटलेस होता है, करेक्ट। एट द सेम टाइम हर वेक्टर का, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसे मानिए, जो उसके सिर्फ डायरेक्शन के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए इस वेक्टर के अलोंग यू कैन डिफाइन ए यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर का डिफाइनिंग इक्वेशन होता है यू ए, और इस पर कैप लगाते हैं। ऐसे कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा, बट एक ही बात है, ठीक है। तो यू कैप का मतलब हुआ कि यूनिट वेक्टर इन द, और यहाँ पे सफिक्स क्या है, यू ए, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और उसका फार्मूला क्या हुआ, वेक्टर ए, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, वेक्टर ए एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसी इक्वेशन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? और सेम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए तो यहां पे इस वेक्टर को अगर इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको नहीं लगता कि वेक्टर ए इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा, और दिस इंटू दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को बताने के लिए क्या चाहिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर और उस डायरेक्ट, किसी भी वेक्टर को का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर है इक्वल टू के एक क्या हो गया, देखिए तो एक क्या है, मैग्नीट्यूड, और एक क्या है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ये जो यूनिट वेक्टर है वो किसका डायरेक्शन है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ठीक है, इक्वेशन आप लोग को लगेगा सर ये तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मिल गया, बट फार्मूला को देखने का तरीका, नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है तो एक कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में मैं इसका यूज करूं और आपको बोलते रहें कि देखिए किसी वेक्टर को बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए, इसके डायरेक्शन के लिए मैं यूनिट वेक्टर डाल रहा हूँ, इसके डायरेक्शन के लिए मैं यूनिट वेक्टर प्लेस कर रहा हूँ, पहला बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सपोज कीजिए कि तो ये तो हो गया यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर के लिए कंक्लूजन हुआ कि यूनिट वेक्टर का डिफाइनिंग इक्वेशन ए है, और किसी वेक्टर को लिखने के लिए ए चाहिए, और प्लस यहाँ पे अगर इसका यूनिट मीटर, मान लेट अस सपोज अगर ए एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका भी तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, यूनिटलेस, करेक्ट। हाँ या ना? ओके, अब देखिए सपोज कर रहे हैं कि आप इंडिया का मैप बना रहे हैं, तो मैप में नॉर्थ किधर होता है बताइए तो? वेरी गुड। और साउथ किधर होता है? नीचे। और ईस्ट और वेस्ट?
ओके। और यहाँ देखिए एक कौन सा जोन है, कितना पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया? आपको नहीं लगता कि व्हाइट बोर्ड को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट? तो ये जो जगह है, दिस स्पेस, ये कौन कौन से लाइन से बना है? फर्स्ट एवरी स्टूडेंट। और हम लोग कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट, यस। तो ये कौन सा जगह से है? तो ये जो प्लेन है, दिस ये जगह है नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा जगह है? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है? ये क्या है? साउथ ईस्ट। तो देखते होंगे लिखा रहता है कभी कभी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, करेक्ट? इसका मतलब है कि हम लोग जोन को डिवाइड कर देते हैं। बट सपोज कीजिए कि कल के डेट में आप बहुत हार्ड वर्क किए, पढ़े लिखे और पायलट बन गए फाइटर प्लेन का, तो उसमें तो वो आप रोड पे तो चल नहीं रहे हैं और यहाँ से कंट्रोल रूम से मुझे डायरेक्शन बताना रहेगा। तो डायरेक्शन एक्चुअली हम लोग एल्टीट्यूड के टर्म में बताते हैं और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ इस टर्म में बोलते रहते हैं, करेक्ट? तो इस टर्म में डायरेक्शन बताने के लिए सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ इस पॉइंट का डायरेक्शन बताना है, करेक्ट? तो इस पॉइंट का डायरेक्शन बताने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मान लेते हैं कि मैंने एक वेलोसिटी वेक्टर दिखाया v और इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? और ए एंगल है 30 डिग्री। लेकिन इसको मुझे यहाँ पे एज ए लैंग्वेज v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बट इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? थर्टी डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट। तो आप में से बहुत लोग एक्चुअली करेक्ट बोले हैं, ठीक है? तो अब इसी को एक्चुअल में जितना सिंप्लीफाइड करके आप समझा रहे हैं तो उतना ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इसी चीज को ऐसे लिखा रहेगा, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए तो क्या लिखे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो इसका मतलब है कि जो ये पहले लिखते हैं, तो आप में से कुछ लोग बोले हैं टुवार्ड्स नॉर्थ, वेरी गुड, और उसके बाद उसमें से कुछ लोग बोले विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ये 30 डिग्री किसके तरफ जा रहे हैं मेजर करने के लिए? नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम वेयर? ईस्ट से। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ईस्ट। एक कन्वेंशन है, करेक्ट? अब आप में से कुछ फ्रेंड आपके बोल देंगे नहीं सर ऐसे क्यों बताएंगे, क्योंकि इज इट कंपलसरी कि सपोज कीजिए कि मुझे कॉमर्स कॉलेज का डायरेक्शन बताना है, किसी को समझाना है, कोई बाहर से गुवाहाटी में आ रहा है और बोला ट्रेन में मिल गया कि मुझे कॉमर्स कॉलेज जाना है, तो हो सकता है कि आपका डायरेक्शन का बताने का तरीका मेरा डायरेक्शन बताने का तरीका अलग हो और दोनों करेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा कि ये काम कीजिएगा, आप डायरेक्ट जू रोड 43 चले जाइएगा और जू रोड 43 से 200 मीटर टुवार्ड्स राइट अगर ऐसे करके देखते हैं तो आपको कॉमर्स मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं आप एक काम कीजिए चांदमारी में उतर जाइएगा और वहाँ से ऐसे चले जाइएगा, कॉमर्स कॉलेज मिल जाएगा।
तो क्या दोनों गलत है या दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। इसका मतलब डायरेक्शन बताने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अपना अपना मतलब मेथड हो सकता है। तो इसमें से ऐसा भी तो हो सकता है कि v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले, डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। इसका मतलब ए भी करेक्ट, इसका मतलब यही ए है और यही ए है, करेक्ट। कोई ए बताएगा मतलब ए डायरेक्शन इस एरो को बता रहा है, और कोई ए बताएगा मतलब इस एरो को, और ए बता रहा है तब भी इस एरो को। और दोनों को बताने का तरीका क्या डिफरेंट रहा, बट डिफरेंट रहते हुए भी डिफरेंट एरो को बताया, सेम एरो ही बता रहा है, सेम एरो बता रहे। ओके, ये है भी, इसको V1 नाम दे दीजिए, V1, ये V2, तो सपोज कीजिए कि अगर आपको इस कन्वेंशन पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कन्वेंशन में वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? आप अपना कनेक्टिविटी देखिए तो नेट का, यहाँ पे तो मैं साथ में अपना लैपटॉप भी लगा के रखा हूँ, तो उस पर तो सही आ रहा है। वीडियो सही है अभी? अभी सही है? देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जिस मोबाइल से कनेक्टेड है उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद का लैपटॉप लगा के सामने रखा हूँ, तो उस पर तो क्लियर है। अभी क्लियर है? ओके, V2 को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे स्टूडेंट? व्हाट ऑफ डायरेक्शन? तो ए तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अब डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा, 60 डिग्री क्या लिखे हैं? वहां देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या इसी को अगर आप ऐसे लगते हैं दिस लाइक दिस कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो बोले 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन बताएगा या सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन, क्योंकि देखिए यहां से 60 आते हैं या यहां से 30 आते हैं, बात तो यह है कि इसी लाइन पे आना है आपको, करेक्ट? ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर ये सब क्वेश्चन में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। जब आप रेस्ट एंड मोशन जो का टॉपिक पढ़ाएंगे कहीं भी, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम में ऐसे लिखा रहेगा ए कार इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, और उस पर लिखा रहेगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का एक जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आना पड़ेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर उल्टा पुल्टा डायरेक्शन आ जाएगा फाइनल में, करेक्ट? और देखिए यहां पे स्टूडेंट, मैं प्रॉपर इस चीज को मेंटेन कर रहा हूं कि मेरा V1 का मैग्नीट्यूड 3 था और V2 का मैग्नीट्यूड 1 है, तो किसके लिए मैंने बड़ा एरो यूज किया और किसके लिए मैंने छोटा एरो यूज किया? क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में ही पढ़ाए हैं कि लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट व्हाट। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसके लिए बड़ा एरो ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने खुद के लिए हैबिट डेवलप किया है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसके लिए बड़ा एरो यूज करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा उसके लिए छोटा एरो यूज करेंगे। ओके,
V3, तो सपोज कीजिए कि V3 का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड और V3 को मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन अगर बताना है तो क्या लिखना चाहिए? तो V3 आपका कहाँ, कौन सा जोन में है? वेस्ट साउथ, तो क्या लिखना चाहिए? तो 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप लोग वीडियो देखिए, अगर वीडियो थोड़ा कनेक्टिविटी ये रहेगा तो बोलते रहिएगा, मैं क्रॉस चेक करता रहूँगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड और क्या लिखना है? ओनली, ऐसा क्यों? अच्छा चलेगा। तो ये कहाँ पढ़े हैं? नहीं, आप करेक्ट हैं, मतलब आप कहीं से रेफरेंस बुक में देखे हैं? अच्छा, तो देखिए एक्चुअल में जब किसी भी रीजन में लाइक नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, इसमें अगर कोई भी डायरेक्शन बिल्कुल बाइसेक्टर पर रहता है तो उसमें फिर एंगल इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अगर आप ऐसे लिख दिए वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये बाइसेक्टर है, इक्वल एंगल है। अब आप में से कोई बोलेंगे नहीं सर मुझे एंगल भी इंडिकेट करना, 45 डिग्री लिखना ही पड़ेगा मुझे, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ या 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो आप 200% करेक्ट हैं, बट मुझे 100% ही करेक्ट चाहिए। मतलब आपको कोई मना नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया। इसका मतलब आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में कन्वेंशन है कि अगर ऐसा दिया रहेगा वेस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट में आप क्या सोच लीजिएगा कि वेस्ट ऑफ साउथ और एंगल, इफ एंगल इज नॉट इंडिकेटेड, इसका मतलब है कितना एंगल डिग्री, कितना एंगल है? ये लाइन उस जोन का बाइसेक्टर लाइन है। कौन सा है? एंगल बाइसेक्टर है। करेक्ट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए लेट अस, हाँ मैं सुन रहा हूं। लेट अस सपोज इफ इट इज ओनली इंडिकेटेड कि V3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट एंड एंगल इज नॉट इंडिकेटेड इन दिस सेंटेंस, इट मीन्स एंगल इज व्हाट? इट मीन्स एंगल एक कन्वेंशन है, इट इज कन्वेंशन कि एंगल 45 डिग्री होगा। करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का सेंटेंस के साथ अगर एंगल इंडिकेट नहीं किया रहेगा, इसका मतलब है वो लाइन इस रीजन का बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर होता है, इट इज कन्वेंशन। करेक्ट? चलिए V4 को विथ प्रॉपर इसको कैसे लिखेंगे? V4 इक्वल टू व्हाट? फाइव मीटर पर सेकेंड और टुवार्ड्स ईस्ट। तो देखिए एक कुछ टर्मिनोलॉजी था
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम लोग डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आज का अगर ऐसा रहेगा तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम में अगर कुछ ऐसा रहे इस टाइप का रहेगा, और बिल्कुल रहेगा, मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं किस क्वाड्रेंट का किस जोन का बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि रैंडमली मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और मैं बोला कि आपको इस वेक्टर को यहाँ पे इंडिकेट करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें इंडिकेट करना है। क्या आप इंडिकेट कर लेंगे इस वेलोसिटी को? तो ये कैसे रहेगा? ईस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर? 30 डिग्री एंगल कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम विच लाइन? तो ये होता है टुवार्ड्स, ये क्या होता है? टुवार्ड्स। और ये क्या होता है? फ्रॉम। इसका मतलब है कहां से 30 डिग्री मेजर करना है? ईस्ट वाला लाइन से या साउथ वाला लाइन से? फ्रॉम विच लाइन 30 डिग्री बी मेजर? साउथ। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको नहीं लगता कि भी ये 30 डिग्री है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सपोज लेट अस सपोज v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया स्टूडेंट, और मैंने यहां पे लिख दिया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और मैं आपको बोला कि इस चीज को आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला जोन में, तो इसको क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करेक्ट। तो रिप्रेजेंट करने के जो 30 डिग्री है वो कौन सा लाइन से मेजर करेंगे? 30 डिग्री साउथ, बिकॉज ये 30 डिग्री हम लोग मेजर 30 डिग्री ले रहे हैं, उस 30 डिग्री को इंडिकेट करने के लिए वी आर मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, बट फ्रॉम विच लाइन? वी आर मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट बट फ्रॉम विच लाइन? साउथ का लाइन से। करेक्ट। तो ऐसे इंडिकेट करना प्रॉब्लम के लिए कंपलसरी रहेगा और आगे बहुत हम लोग को हेल्प होगा, और बहुत सारा प्रॉब्लम में आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद होल लाइफ के लिए एटलीस्ट इस टाइप का टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हो जाएं कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, समथिंग लाइक और 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद अब आपको कहीं भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो एटलीस्ट आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि चार जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट, इसमें कहाँ पे लाइन मेरा डायरेक्शन रहेगा। करेक्ट हो जाएगा? ओके। तो ये था कुछ बेसिक बातें, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ श्योर श्योर, यस, समथिंग लाइक दिस। चलिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये आप लोग खुद इसको इंडिकेट कीजिए बाय एरो। और सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि ये जैसे ही मैं लिखा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब है कि ये मेरा वेक्टर कौन सा जोन में होगा, नॉर्थ वेस्ट बोले या वेस्ट नॉर्थ बोले, बात तो एक ही है ना। ओके, तो ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो आप में से जिनका एक था कि सर एक और एग्जाम्पल लीजिए, तो वो स्टूडेंट मुझे बताइए कि 20 डिग्री किस लाइन से स्टार्ट करें मेजर करना और किसके तरफ जाएं। वी आर मूविंग बाय 20 डिग्री टुवार्ड्स विच लाइन?
स्टूडेंट जिनका भी था कि एक एग्जांपल सर और लीजिए, तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि 20 डिग्री मेजर करने के लिए मैं किस लाइन से स्टार्ट करूँ और किस लाइन की तरफ जाऊँ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विच लाइन एंड मूविंग टुवर्ड्स विच लाइन। वेरी गुड वेरी गुड। द स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला, ए फ्रॉम था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था। फ्रॉम का मतलब कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, करेक्ट। और ए क्या था, ए था टुवर्ड्स। इसका मतलब मुझे 20 डिग्री तो जाना है। और देखिए एक्चुअली रीजन है ये, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि मैं बोला कि देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बोला कि यहाँ पे सेंटर मान लीजिए और 5 मीटर पर सेकेंड का एक एरो बनाइए, करेक्ट। और एरो को इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं ना, हाँ या ना। तो इस एरो को अगर मूव कराते हैं तो नाउ इट बिकम सर्कल। तो अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे एरो का लेंथ, 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 यहाँ पे एरो का लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, रेडियस तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये सोचिए कि आपके पास ये 5 मीटर पर सेकेंड का एक रेडियस है और उस 5 मीटर पर सेकेंड का रेडियस को आप ऐसे घुमा सकते हैं नहीं, लेकिन इस 5 मीटर पर सेकेंड के रेडियस को मैं मूव कर सकता हूं। ये आपको फ्रीडम दे दिया गया था। बट अगर सिर्फ मैं बोलता कि देखिए मेरे पास जोन है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ, फिर वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, और मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो कैसे इंडिकेट करें, तब आपकी मर्जी, तब तो इसको ऐसे कहीं से कहीं करते रहिए नहीं। लेकिन इसको ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब है कि आपने उसको क्या कर दिया, डायरेक्शन के साथ फिक्स कर दिया। तो क्या अब ये मूव कर पाएगा या फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी को इंडिकेशन दे दिया गया कंट्रोल रूम से कि तुमको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना है और इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब वो किस लाइन के लॉन्ग जाएगा, इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, करेक्ट। तो अभी क्लियर हो गया कि इस टाइप का टर्मिनोलॉजी रहेगा तो हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। अब उसमें से कुल सर इसको ऐसे भी तो एग्जाम में आ सकता है, तो मेरा आंसर है बिल्कुल आ सकता है। बट ये बताएं, ये लिखें और ये लिखें, अलग बात या सेम बात, इधर से 20 बोले या इधर से 70 बोले, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन, यही लाइन तो है। यहाँ से 70 डिग्री जाइएगा तो आपको अलग लाइन मिलेगा या सेम लाइन मिलेगा, सेम लाइन मिल जाएगा। तो बताइए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट मिलकर ये व्हाइट बोर्ड को कितना जोन में डिवाइड कर दिया था, 4। कौन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें इस तरीके से टर्मिनोलॉजी का यस यस 4 जोन था। अब नेक्स्ट, पिछले क्लास में भी ये बात मैं पूछा था, फिर से एक बार। तो चलिए, मैं जब वेक्टर का डिफिनेशन आपको बता रहा था तो उसमें एक चीज़ था कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर का डिफिनेशन में, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और उस सर्टेन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। कुछ ऐसा भी क्वांटिटी रहेगा जिसमें आपको लगेगा कि सर डायरेक्शन तो है, इसको वेक्टर बोल देना चाहिए, बट उसको आप वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 10th क्लास में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगाए हुए हैं और यहाँ पे इसमें एक करंट आई है।
तो करंट का एरो, करंट के लिए तो ऐसे एरो दिखा रहे हैं, हाँ या ना, करेक्ट। तो करंट के लिए एरो दिखा रहे हैं, तो क्या करंट को हम लोग वेक्टर बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे, जबकि इसके लिए तो डायरेक्शन भी दिखाते रहते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि अभी मतलब आगे चल कर आपको मिलेगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़ा वेक्टर का सेंस नज़र आता है, बट वो वेक्टर नहीं होता है। इसका तो उसको कह सकते हैं कि उसका बीच का थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर रहता है, स्केलर भी रहता है और वेक्टर भी रहता है। उसको आगे चलकर हम लोग टेंसर बोल देते हैं। बोलिए तो क्या बोलते हैं? टेंसर। क्या बोलेंगे? टेंसर। हाँ, अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा क्वांटिटी रहता है जिसमें वेक्टर और स्केलर का बीच का कैरेक्टर होता है, मतलब मोमेंटली लगता है कि डायरेक्शन है बट वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। आगे ये आपके काम का नहीं है, बट बस एक बार सुन लीजिए कि जिसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि वो क्वांटिटी स्केलर होता है बट उसमें कहीं कहीं डायरेक्शन भी रहता है, बट वो वेक्टर एक्चुअली होता नहीं है। इसका मतलब इसमें दोनों के बीच का कैरेक्टर आ गया, स्केलर का भी और वेक्टर का बीच का कैरेक्टर। तो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट ये है कि आप लोग से कि करंट को, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि सपोज करें कि मैं 3 लाइन दिखाया, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, करेक्ट। और I1 का वैल्यू है 10 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 8 एम्पियर। अब तब पूछेंगे कि I3 का वैल्यू क्या रहेगा। आप निकाल सकते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा था स्टूडेंट? 10 ना? कितना एम्पियर जा रहा था? 10। इस 10 में से इधर कितना चला गया? 8। तो अब इधर के लिए कितना बचा? 2। कितना? तो आगे चलकर आपको 12th क्लास में पढ़ना रहता है, या आप ही होंगे कि इनकमिंग करंट इक्वल किसी पॉइंट के लिए, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, आगे चलकर क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो किसी जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट। क्या होता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना? 10। इसका मतलब सिंपली आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि सर I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो आप एक खुद बताइए कि इसमें डायरेक्शन तो दिखा रहे हैं, बट इसको नहीं लग रहा कि एक सिंपल सा जो अलजेब्रा होता है मैथमेटिक्स का, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे वेक्टर का, 2 वेक्टर का जोड़ने का कोई भी रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी तो मैं आपको पढ़ाया ही नहीं था वेक्टर का। हाउ कैन बी ऐड 2 वेक्टर, या व्हाट द रूल फॉर एडिंग द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, करेक्ट। इसका मतलब विदाउट नोइंग द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जस्ट आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस, और यहाँ से I3 का वैल्यू भी आप निकाल के बैठ गए। इसका मतलब है कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ करंट में मैग्नीट्यूड और थोड़ा डायरेक्शन भी दिखाते हैं फिर भी वेक्टर क्यों नहीं होता है, तो आपको बोल देना है कि राकेश सर बताए थे, कैटलिस्ट में पढ़ाते हैं कि ये वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, सिंपल सा अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, करेक्ट। ठीक है ना? क्योंकि यहां तक तो आपको मेरा हेल्प का रिक्वायरमेंट था ही नहीं, तो आप लोग ही आंसर दे दिए कुछ लोग कि देखिए सर इतना करंट आ रहा है, इतना जा रहा है, तो इतना जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो गया? आउटगोइंग। तो नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ अलजेब्रा जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े?
तो नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रूल्स फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओके, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। मेरा आप लोग से एक नम्र, कह सकते हैं नम्र निवेदन है, काइंड रिक्वेस्ट, कि फिजिक्स माइनस वेक्टर इक्वल टू व्हाट? जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में वेक्टर ही है। और कुछ स्टूडेंट सिर्फ वेक्टर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ओके ये चैप्टर 1 है इसलिए पढ़ लेते हैं, शायद इससे तिमाही 6 माही में एग्ज़ाम में स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा तो बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा फिजिक्स वेक्टर है, और फिजिक्स और पूरे फिजिक्स वेक्टर है। तो अगर दूसरा कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। हो सकता है कि मेरी मर्जी है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दिया है, कुछ टॉपिक छोड़ दिया, मेरा काम चल जाएगा। बट वेक्टर छोड़ देंगे और ये सोचेगा फिजिक्स का काम चल जाएगा, इम्पॉसिबल। इसका मतलब फिजिक्स माइनस वेक्टर। हाँ, आप लिव कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए तो आपका सिग्नल क्लियर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर एक प्रॉब्लम होता है तो क्या करेंगे कि लीव करेंगे मीटिंग को और फिर से ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए ज्वाइन कर लिए। चलिए स्टूडेंट देखिए तो मैंने क्या लिखा। मैंने पहला पॉइंट यहां लिखा, टू वेक्टर्स आर एडेड ओनली व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम टाइप। इसका मतलब दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये है, ये मैंने देखिए कोई वेक्टर का रूल मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने पहला क्राइटेरिया बोला कि ऐसे ही तो वेक्टर को नहीं ऐड करना शुरू कर देंगे। तो टू वेक्टर्स आर एडेड ओनली व्हेन बोथ वेक्टर्स आर ऑफ व्हाट? सेम टाइप। करेक्ट। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि आज बाद पूरे फिजिक्स में अगर आपसे कोई बोलेगा a प्लस वी करना है, ये पॉसिबल है? एक्सेलरेशन को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आज के बाद एनी टू वेक्टर आर एडेड, ऑलवेज मैं बोल रहा हूं एडेड,
एनी टू वेक्टर्स आर एडेड व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों सेम टाइप का। इसका मतलब है स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ ही ऐड करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड नहीं करेंगे। करेक्ट? चलिए ये सही है, देखिए तो कैन वी ऐड फोर्स वेक्टर विथ वेलोसिटी वेक्टर? नहीं ऐड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट F1 प्लस F2, इज इट पॉसिबल? फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं। करेक्ट? एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। ओके। व्हाट अबाउट वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ? तो पहला पॉइंट तो मैं कोशिश की आपको कि एडिशन, रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखिए हम लोग समथिंग लाइक दिस कि जोड़ना है और किसको किसको जोड़ना पता ही नहीं है और क्यों जोड़ना है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा कोशिश रहा आपको क्लियर करना आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए कि दो वेक्टर को आप तभी ऐड कर सकते हैं व्हेन बोथ वेक्टर आर ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर अगर कोई जोड़ने के लिए बोलेगा तो इट इज काइंड ऑफ व्हाट कि समथिंग लाइक दिस कि 4 एप्पल प्लस 3 मैंगो इक्वल टू व्हाट। एंड कुछ स्टूडेंट तो इतना स्मार्ट होते हैं कि बोलते हैं सर 4 मैंगो प्लस 3 एप्पल बोले 7 फ्रूट्स। तो वो ठीक है डे टू डे लाइफ में, बट यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें फोर्स का फोर्स के साथ ऐड कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ, मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ। इसका मतलब पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। ठीक है ना? कुछ हाँ ना बोलते रहिए। बी केयरफुल, वेक्टर पे कम से कम तो मोर देन 100 प्रॉब्लम का असाइनमेंट मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा मैं कम ही बोल रहा हूँ। ठीक है? और 100 प्रॉब्लम कैटलिस्ट का असाइनमेंट मिलेगा। और HC वर्मा में वेक्टर पे 19 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, वेक्टर चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। बाकी 19 के बाद मैथमेटिक्स है और वर्कआउट में शायद 11 या 12 ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। तो मोटा मोटी HC वर्मा का 30 प्रॉब्लम और कैटलिस्ट का 100, मतलब मोटा मोटी 130 प्लस आपको वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और सारा प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब यहाँ देखते रहिएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि मैं एक एकदम बेसिक से बेसिक बात बोलूँगा क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। इसलिए मैं ये सपोज नहीं कर रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। जब ख़त्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे ख़त्म कर दिया। चलिए अब वेक्टर को ऐड करने का डिफरेंट रूल है, सबको आराम से समझेंगे। एक वन ऑफ द रूल होता है, सर अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे कहाँ, यहाँ का कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे आ रहा है? अभी ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? ओके। थोड़ा नेट का कनेक्टिविटी आप लोग ठीक रखिए। ओके, यहाँ देखिए तो वेक्टर का डिफरेंट रूल है। उसमें वन ऑफ द रूल है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद है पॉलीगॉन लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो इन सारे रूल को हम लोग को 1 बाय 1 पढ़ना है। पहला कौन सा रूल था? ऐसा देखिए, आप इसमें ये नहीं कि सर फर्स्ट किसको बोले हैं, नॉट लाइक दैट, मतलब इसमें बट मैं अपना एक सीक्वेंस दिमाग में लेकर चल रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, दैट्स वाई कि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट फील होगा। फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड क्या है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय विच मेथड? कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा इसको डिफरेंशियल लिखने से पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स आर टेकन। अब यहाँ पे इसका इस लॉ को मैं थोड़ा देर के बाद डिस्क्राइब करूंगा, लिखूंगा। सबसे पहले what is the meaning of vectors are taken in order। अगर आपसे कोई पूछा कि देखिए मैं आपको दो वेक्टर दे दिया, समथिंग लाइक दिस, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, यहां देखिएगा, और तब आपसे बोल दिए कि इन दोनों वेक्टर को एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। टेक द वेक्टर ए एंड बी आर इन ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। किसी भी दो वेक्टर को अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑर्डर में लीजिए, किस में लीजिए? आर टेकन इन ऑर्डर। तो बोलिए आप में से किसी को पता है व्हाट द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर? तो देखिए, वेक्टर्स आर, किसी भी दो वेक्टर को एक ऑर्डर में लेने का मतलब होता है हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। सब लोग सही से समझिएगा, वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर का मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड सो ऑन। इसका मतलब वेक्टर को कैसे अरेंज करना चाहिए? हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। करेक्ट। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस लिखा हुआ होगा टेकन इन ऑर्डर, बट टेकन इन ऑर्डर का मतलब फिजिक्स में एक कन्वेंशन है। फिजिक्स पढ़ने का तरीका होता है, ये हिस्ट्री नहीं कि पढ़ते हुए चले गए कि बाबर का कब आया था और हुमायूं का जन्म कब, नॉट लाइक दैट। एक एक लाइन पे आपको रुकना पड़ेगा। तो टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर का मतलब हुआ कि किसी भी दो वेक्टर को ऑर्डर में लेने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं उन दोनों वेक्टर को कैसे अरेंज करके दिखाना है, किस फॉर्मेट में कैसे दिखाना है? हेड टेल हेड टेल। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर है तो किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का क्या रहेगा? क्या रहेगा? टेल रहेगा। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि मैं बोल दिया कि टेक ए एंड बी आर इन ऑर्डर, वेक्टर ए और बी को एक ऑर्डर में दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? ये समझ में आ गया कि वेक्टर टेकन इन ऑर्डर का मतलब कैसे अरेंज करना होता है?
हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो अगर मैं बोल दिया कि ए और बी को एक ऑर्डर में दिखाना है तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आपका दिमाग में चलेगा कि सर ए के हेड पे बी का टेल रख देंगे, करेक्ट? सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा हाँ या ना। तो ए के हेड पे बी का टेल रखने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। अब उसमें से आप में से कुछ के माइंड में चलेगा नहीं सर इसका उल्टा भी तो कर सकते थे कि बी के हेड पे ए का टेल रख दे। तो वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर का मतलब मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसके हेड पे किसका टेल, मैंने लिखा कि बस किसी एक का हेड पे दूसरे का टेल एंड सो ऑन, करेक्ट? इसका मतलब है कि इफ ए एंड बी आर टेकन इन ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब है कि ए के हेड पे बी का टेल रख दिया बाय शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, या आप में से कुछ बोले नहीं सर बी के हेड पे ए का टेल रख देंगे बाय शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे और ऐसे कर देंगे और तब बोलेंगे कि ए ज़्यादा करेक्ट या ज़्यादा करेक्ट या बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो ए भी उतना ही करेक्ट है जितना ए करेक्ट है। दैट्स व्हाई वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। जब भी बोलेंगे इन दोनों वेक्टर को एक ऑर्डर में दिखाइए, इसका मतलब कि आपकी मर्जी है, ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, करेक्ट? अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का डिफरेंशियल नहीं लिखे हैं। अब लेट अस सपोज हम लोग के पास तीन वेक्टर है, A1, A2 और A3, और मैं बोल दिया कि अरेंज दिस थ्री वेक्टर आर इन ऑर्डर, अरेंज दिस थ्री वेक्टर आर इन ऑर्डर। तो कैसे अरेंज करेंगे? जोर से बोलिएगा, स्पीक लाउडली। तो देखिए अब नहीं, ए वर्टिकल है, ए हॉरिजॉन्टल है, ए डाउनवर्ड है, ए अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, डाउनवर्ड है, ये मैं बोल दिया। तो कुछ नहीं है, आप में से कुछ बोलेंगे सर एक काम करते हैं कि वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर का मतलब तो हेड टू टेल है, तब उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फॉलो कर लिया A1 के हेड पे, क्योंकि इसमें आपको मैंने ये नहीं बोला कि किसके हेड पे किसका टेल, बस आपको फॉलो क्या कर देना है, सारे वेक्टर को हेड टू टेल, बस इतना काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसको कितना तरीके से कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। A1 के हेड पे इसका टेल रख दीजिए, इसका हेड पे इसका टेल रख दीजिए। अब उसमें से आपको लीजिए नहीं सर मैं उल्टा करूंगा, A2 के हेड पे इसका टेल रखूंगा, और फिर तो वो भी उतना ही करेक्ट रहेगा, उससे कोई अलग बात नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल A1 के हेड पे मैंने किसका टेल रख दिया, A2 का, और A2 के हेड पे किसका टेल रख दिया, A3 का। किस कॉन्सेप्ट से? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर यहां से शुरू करेंगे, तब भी एक्चुअल में वही बात रहेगा, आगे जब पढ़ाएंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अभी जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ कैन वी टेक द वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। तो पहले दो वेक्टर लिया ए और बी, अब यहाँ पे तीन वेक्टर लिया A1, A2, A3, और A1 इन दोनों को एक ऑर्डर में। तो देखिए इसके हेड पे इसका टेल, इसके हेड पे इसका टेल, तो इसका मतलब A1, A2, इस डायग्राम में A1, A2, A3 रैंडम लिया गया है या एक ऑर्डर में लिए हैं, और ऑर्डर का मतलब क्या आता है, हेड टेल, करेक्ट? तो इतना तो समझ में आ गया ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। ओके, चलिए आप लोग बताइए ट्रायंगल में कितना साइड होता है? ओके, 3 साइड।
अब देखिए, if A and B are same type of vector, स्टूडेंट इस बात से वाकिफ रखिएगा, सेम टाइप ऑफ वेक्टर का मतलब मैं ए और बी को इक्वल वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि अगर ए वेलोसिटी वेक्टर है तो बी भी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। और सेम टाइप ऑफ वेक्टर इसलिए बोले क्योंकि दो वेक्टर को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब वो सेम टाइप का, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, सेम टाइप का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेम टाइप। देन if A and B are taken in order, if A and B are taken in order, then resultant of A and B, अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आज के बाद पूरे फिजिक्स में रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी या किसी भी वेक्टर्स, दो वेक्टर या तीन वेक्टर या 10 वेक्टर या ऑल वेक्टर, जितना वेक्टर है, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब बच्चों ये होगा कि मैं उन सारे वेक्टर को जोड़ने, ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बोलें और एडिशन ऑफ वेक्टर बोलें, अलग अलग सेंस या सेम सेंस। कहीं कहीं पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और कहीं पे लिखा रहेगा फाइंड द एडिशन ऑफ ए एंड बी। दोनों अलग बात बोला जा रहा है या सेम ही बात है? इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है, क्या होता है बोलिए, एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहला चीज तो एक सीखना है, एक एक पॉइंट को सीखते रहिएगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने अपना करियर का तीसरा क्लास मतलब जस्ट शुरुआत कर रहे हैं। तो होता है ना कि मतलब LKG UKG या पता नहीं 1 के नीचे कितना KG, तो उसका तो 1 2 3 4 5 6 10th तक आते हैं, तो एक माइंड में ड्रीम बनता है कि नहीं मुझे आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, व्हाट एवर। तो उसके लिए आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज़ को केयर कीजिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए और थोड़ा सा जिस चीज़ को अगर सोच रहे हैं, सिर्फ बोर्ड सोच रहे हैं तो बहुत आसान है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग पैरेलली फॉर JEE IIT और लाइक नीट, तो कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि इंडिया है, इसमें पॉपुलेशन इतना है और जनसंख्या इतना है, तो बहुत लोग बैठते हैं और उसमें सबको आपको हटाकर आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ दूसरों से अलग हट के करना पड़ेगा। और डोंट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। ऐसा नहीं कि हाँ वो यहाँ पढ़ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं गया कोटा, तो क्या मेरा IIT नहीं हुआ? बिल्कुल IIT हुआ, विथ वेरी गुड रैंक हुआ। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे होने से ही होगा, हाँ, बट उस पीरियड में मेरे पास एक गुड मेंटर थे। मैं अपने टाइम पे जिनसे भी पढ़ा हूँ वो इंडिया के सबसे बेस्ट फिजिक्स और बेस्ट केमिस्ट्री का टीचर थे। और आपको एक बुक फॉलो करवाए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, लिए हैं आप लोग? तो उस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है उसमें जाके देखिएगा, उसमें एक टीचर का नाम रहेगा मिस्टर MMR अख्तर, उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया। तो एक सही मेंटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे ही आई विल ट्राई कि आपको सही से मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स गाइड करते रहूँ। तो देखिए मैं लिख रहा था इफ़ A and B आर सेम टाइप ऑफ वेक्टर, देन इफ़ A and B आर टेकन इन ऑर्डर, then resultant of A and B, resultant का मतलब एडिशन, then resultant of A and B are the third side of triangle taken in रिवर्स ऑर्डर।
अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या लिखा, इफ़ ए एंड बी आर द सेम टाइप ऑफ वेक्टर देन इफ़ ए एंड बी आर टेकन इन ऑर्डर। अब देखिए इसमें एक लाइन छुपा हुआ था, अगर ए और बी, कितना वेक्टर का बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में 3 ही साइड ना, और मैं यहाँ पे कितना वेक्टर का बात कर रहा हूँ, 2 वेक्टर का, टेकन इन ऑर्डर। तो अगर 2 वेक्टर को एक ऑर्डर में लेंगे तो आपको नहीं लगता कि उस 2 वेक्टर से ट्रायंगल का 2 साइड बन जाएगा। और तब फिर क्या बोल रहे हैं, देन रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी आर द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन विच ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ, यस देखिए सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप समझते रहिए। इसका मतलब एक कहने का सेंस हुआ कि लेट अस सपोज कि मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इसका मतलब है कि एक और इसमें पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, इन लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ ए एंड बी, इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, इफ ए एंड बी आर द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल, ए और भी अच्छा बन जाएगा सेंटेंस, इफ ए एंड बी आर द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन विच ऑर्डर, if A and B are 2 sides of triangle taken in order, then third side of the triangle taken in which order, reverse order. Same order or reverse order? Reverse order is the resultant of A and B. तो मान लेते हैं कि आपके सामने मैं 2 वेक्टर लिखा और आपसे पूछा कि A और B का रिजल्टेंट मुझे निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो कुछ नहीं है, ए और बी को एक ऑर्डर में लेना है और ट्रायंगल का 2 साइड बनाना है। कैसे लेना है? एक ऑर्डर में लेना है और ट्रायंगल का 2 साइड। तो ए के हेड पे मैं बी का टेल रख दिया, करेक्ट। अब इसका अब आपको क्या बोले हैं कि 2 साइड अगर बन गया ट्रायंगल का तो थर्ड साइड बना दीजिए। और थर्ड साइड को किस ऑर्डर में लेना है, सेम ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर? इसका मतलब है उसका डायरेक्शन ए से यहां की तरफ या यहां से यहां की तरफ। कैसे रखें? ए सही है या ए सही है? ए सही है, ए सही है ना। रिवर्स का मतलब, इसका मतलब तो सेम ही ऑर्डर हो गया। इसका मतलब तो सेम ऑर्डर, मैं बोला क्या हूं, सेम रिजल्टेंट सेम ऑर्डर रहेगा या रिवर्स ऑर्डर? इसका मतलब है कि यस, क्या होगा कि यहां पे जब रिजल्टेंट होगा तो यहां से इसको जब ये जो लेंगे तो इसका ये जो सेम ऑर्डर हुआ, ये अगर करता तो सेम ऑर्डर, तो इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ये जो आप ड्रॉ किए वो एक्चुअली क्या है जिसमें मैं टिक लगाया, तो ये क्या है बोलिए, रिजल्टेंट किसका, ए एंड बी का। और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, ए और बी का एडिशन, ए और बी का एडिशन। अब नेक्स्ट आप में से किसी का क्वेश्चन रहेगा कि सर ये तो आपने ए के हेड पे बी का टेल रख दिया, तो क्या हम लोग अगर उल्टा करते कि बी के हेड पे ए का टेल रखते और तब जो रिजल्टेंट निकालते तो डिफरेंट रिजल्टेंट आता या सेम? तो मेरा आंसर बिल्कुल सेम आता, कि क्वेश्चन डिफरेंशियल में कहीं पे बोला नहीं गया था किसके हेड पे किसका टेल, बस डिफरेंशियल में बोला गया था कि इफ 2 वेक्टर्स आर द 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, इफ 2 वेक्टर ए एंड बी आर द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन विच ऑर्डर, सेम टेकन इन ऑर्डर, then third side of the triangle taken in reverse order is the resultant of A and B। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट का रहता कि ओके सर देन फाइन, ए है B और B के हेड पे मैंने A का टेल रख दिया, तो A और B अभी यहाँ पे B और A, यहाँ देखिएगा यहाँ से एक रूल पढ़ा देंगे, तो यहाँ पे B और A क्या हो गया, B और A एक ऑर्डर में हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? तो खुद बताइए,
आपको नहीं लगता कि ए वेक्टर और ए वेक्टर बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है? अगर आप इसका लेंथ को बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो, और इसको देखिए तो यहाँ से पैरेलली अगर देखेंगे तो इसका लेंथ नोटबुक ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जो लेंथ ए और बी का यहाँ रखे हैं और ए और बी के बीच का जो एंगल, वही लेंथ ए और बी का यहाँ रखेंगे एंगल, और उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस रिजल्टेंट का लेंथ ऑफ एरो और इस रिजल्टेंट का लेंथ ऑफ एरो और इसका डायरेक्शन ए और ए बिल्कुल 100% आपको पैरेलल मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का आर और यहाँ का आर डिफरेंट आर है या सेम आर है? सेम आर है। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आर इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी प्लस ए, हाँ या ना? आर इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू क्या बोलना चाह रहे हैं? बी प्लस ए। और कोई भी दो क्वांटिटी अगर इस रूल को फॉलो करता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो उस रूल को एक नाम दिया गया है, लॉ ऑफ व्हाट? कॉम्यूटेटिविटी। यस, इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन ऑल्सो ऑवे कौन सा लॉ? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। करेक्ट। और लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी को मैं आपको बिना आपसे बोले हुए मैं पहले प्रूफ कर दिया और तब बोला कि देखिए इसको लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। पहले अगर लिखते कि देखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो बोलते सर इसको प्रूफ करके दिखाइए। मैंने पहले प्रूफ ही कर दिया और तब बोला कि देखिए दिस इक्वल टू दिस हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है ना? ओके। तो ओके स्टूडेंट, कल का क्लास में यहाँ से आज तो 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू सम रीजन, कनेक्टिविटी का या कुछ कह सकते हैं अरेंजमेंट का। तो अभी देखिए पहले जो रूटीन दिए थे वो मैं 6 बजे तक का लॉकडाउन का सोच कर दिया था। अब तो लॉकडाउन का पीरियड 7 बजे हो गया है, इसलिए वी आर स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम 3। ऐसे आपका स्कूल अभी है नहीं तो उसका थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। किसी दिन अगर ज़्यादा क्लास लेने का मन करेगा तो हो सकता है कि 2 से 6 भी कर लेंगे, बट अभी के लिए तो आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। ओके ओके।